नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने असम में न्याय यात्रा पर हुए हमलों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही। खड़गे ने लिखा कि 21 जनवरी को यात्रा पर सोनितपुर जिले में हमला किया गया। जो स्थानीय एसपी थे वो राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के भाई थे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पर हमला किया। इन लोगों ने हमारे महासचिव जयराम रमेश पर भी हमला किया, उनकी कार पर हमला हुआ। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा पर भी हमला किया और इस हमले में उन्हें चोट आई। अगले दिन 22 जनवरी को नागांव जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और उनके काफी करीब आ गए, लेकिन इस सभी परेशान करने वाले वाक्यों के समय असम पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देती रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे गृहमंत्री से मामले में दखल देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में दी गई। बयान में कहा गया है कि भारत सरकार को बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। वे भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और एक प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान में कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके अथक प्रयासों को श्रद्धांजलि है। बता दें कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी और आज 24 जनवरी बुधवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जन्म जयंती है, जिससे ठीक एक दिन पहले उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार का आभार जताया, लेकिन वहीं गौर करने वाली खास बात ये रही कि उन्होंने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का आभार नहीं जताया, जिसके बाद उन्होंने 9:14 पर की गई अपनी पहली पोस्ट को कुछ ही मिनट के अंदर डिलीट कर दिया और फिर कुछ देर बाद एक अन्य ट्वीट कर पोस्ट के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अब ऐसे में नीतीश के इस कदम से उनकी बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पिछड़ों और वंचितों के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर की अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज़ उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ बढ़ाया। आरजेडी प्रमुख ने आगे कहा कि डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 24 जनवरी बुधवार को 11वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी यह यात्रा इस समय असम में मौजूद है। इस बीच यात्रा को रोके जाने, यात्रा पर हमले और उसके विरोध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस कड़ी में कल मंगलवार सुबह असम पुलिस ने राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोराबाट में आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए थे ताकि यात्रा को गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोका जा सके, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक यहीं पर कुछ कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि राहुल गांधी पर भीड़ को उकसाने के आरोप में एफआईआर की जाए। असम में कल मंगलवार को बैरिकेड हटाए जाने की कोशिश के बाद असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि असमिया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम एक शांतिपूर्ण राज्य हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी नक्सली रणनीति हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग है।
सीएम शर्मा ने आगे बताया कि मैंने असम पुलिस के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ को उकसाने के कारण एफआईआर दर्ज करें। इसके साथ ही उनके हैंडल पर पोस्ट किए गए फुटेज को सबूत के रूप में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके अनियंत्रित व्यवहार और दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम हो गया। असम के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यात्रा रोककर उन्हें ही फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आप गाली दो चाहे कुछ भी करो, मैं डरता नहीं हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं इससे यात्रा को ही फायदा हो रहा है और यह यात्रा असम में मुख्य मुद्दा बन चुकी है। ये तो इनका डराने का तरीका है, लेकिन हम इनसे नहीं डरते। हमारा तो फायदा है। हमारा जो संदेश गांव-गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता पूछ रही है कि ये क्या हो रहा है। राहुल ने कहा कि जनता पूछ रही है कि राहुल जी मंदिर जाना चाहते थे तो उन्हें क्यों रोका गया। राहुल स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जेपी नड्डा की पदयात्रा चली जाती है, बजरंग दल की भी चली जाती है, उससे कोई ट्रैफिक नहीं रुकता, लेकिन हमारी पदयात्रा से ट्रैफिक रुक रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से कल मंगलवार को 4 बीआरएस नेताओं ने मुलाकात की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मंगलवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, कोठा प्रभाकर रेड्डी, गुडेम महिपाल रेड्डी और माणिक राव ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद बीआरएस विधायकों ने कहा है कि यह मुलाकात सिर्फ विकास और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर थी, लेकिन स्थानीय मीडिया के मुताबिक बीआरएस विधायकों की मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात ने उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों को तेज कर दिया है। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि बीआरएस के कई विधायक सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के इच्छुक हैं, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी ने अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही शाहजहां शेख के घर ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था, जिसमें 3 अधिकारी घायल हो गए थे। खबरों के मुताबिक राशन घोटाला मामले में जांच एजेंसी टीएमसी नेता के घर कार्रवाई करने पहुंची थी। इस दौरान शाहजहां शेख घर में ही थे, लेकिन ईडी पर हुए हमले के बाद से वह फरार हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं ईडी पर हुए हमले को सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है और इसी कड़ी में ईडी के अधिकारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ एक बार फिर शाहजहां शेख के घर पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने कल मंगलवार को पंजाब और उत्तराखंड के लिए प्रदेश चुनाव समितियों के गठन का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब के लिए गठित समिति में 27 स्थायी सदस्य और 4 विशेष पदेन सदस्य शामिल होंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, मनीष तिवारी जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वेडिंग की अगुवाई में प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा की गई। वहीं उत्तराखंड के लिए गठित समिति में 28 सदस्य और 4 पदेन सदस्य होंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण महारा की अध्यक्षता में गठित समिति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए ओआईसी जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में कहा कि भारतीय शहर अयोध्या में जहां पहले बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, वहीं राम मंदिर के निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा गंभीर चिंता का विषय है। एक प्रेस रिलीज में ओआईसी ने कहा है कि पिछली बैठकों में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद की ओर से जाहिर किए गए विचारों के अनुसार सेक्रेटेरिएट इन कदमों की निंदा करता है, जिसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। आगे कहा गया है कि बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। अमेरिका में होने वाले 2024 राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल वह न्यू हैम्पशायर से रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि अमेरिका में चुनाव में पार्टियों के राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनने के लिए कॉकस और प्राइमरी 2 तरह के चुनाव होते हैं। कॉकस कुछ ही राज्यों में होता है, जिसमें समर्थक आते हैं, बैठक करते हैं और कुछ घंटों की चर्चा के बाद अपने उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं। ये चुनाव आमतौर पर हाथ उठाकर समर्थन देकर किए जाते हैं, लेकिन वही प्राइमरी चुनाव में पार्टी से जुड़े लोग उन जगहों पर आते हैं जहां मतदान केंद्र बने होते हैं। समर्थक अपने उम्मीदवार के लिए बैलेट में वोट डालते हैं और जिस उम्मीदवार को जितने अधिक वोट मिलते हैं उनके लिए पार्टियां उसके अनुपात में डेलीगेट्स देती हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को 11 डेलीगेट्स मिले हैं और उनके प्रतिद्वंदी
निक्की हेली को 8 डेलीगेट्स मिले हैं। बता दें कि इससे पहले कॉकस चुनाव में भी ट्रंप ने जीत हासिल की थी। इजराइल और हमास में बीते 3 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने हालिया बयान में कहा है कि इजरायली सैनिकों के पास जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में साफ किया कि विश्लेषण करने वाले लोगों की राय से उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दरअसल विश्लेषकों और टिप्पणीकारों का मानना है कि जीत का विचार असंभव और अनावश्यक है। हालांकि नेतन्याहू की नज़र में यह संभव होने के साथ साथ जरूरी भी है। नेतन्याहू ने दोहराया कि पूर्ण जीत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 25,000 गजावासी मारे जा चुके हैं। स्टॉक मार्केट आज बुधवार 24 जनवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 21,200 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 100 अंक फिसलकर 70,200 पर आ गया है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स 1,053 अंक गिरकर 70,370 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 317 अंक फिसलकर 44,680 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।